तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का आज स्वागत। लगातार न्यूज इंडिया आपको ये दिखा रहा है कि आखिर G20 को लेकर हमारी तैयारियां कैसी हैं, किस तरह से हिंदुस्तान आज सभी मेहमानों का स्वागत कर रहा है, किस तरह से सभी मंत्री लोग लगे हुए हैं उनके स्वागत में। पीएम नरेंद्र मोदी आखिर किस तरह से अपने देश को यहां पर पेश करेंगे, यहां रिप्रेजेंट करेंगे। निदा बिल्कुल सागर, सही कहा। मैं निदा अहमद आपको हम बारीकी से तमाम मेहमानों की, जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं हमारी भारत की सरजमी पर, उनकी डिटेल वाइज हर एक न्यूज आप तक हम पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे भारत की, हमारे देश की ये कि इस बार मेजबानी का मौका हमें मिला है। यानी कि इतने कंट्रीज जो है वो आज भारत की धरती पर, भारत की सरजमी पर जब आएंगे तो भारत की न सिर्फ ताकत देखेंगे बल्कि भारत में मेहमानों का स्वागत कैसे किया जाता है, मेहमानों की मेहमान नवाजी कैसे की जाती है, उनका आदर सम्मान कैसे किया जाता है, उस सब की झलक अलग अलग तरीके से हमारा भारत उन्हें दिखाने की कोशिश करेगा। आसिफ जी, बिल्कुल, देखिए आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से हमारी मेगा कवरेज लगातार सुबह से जारी है, बल्कि आप कह सकते हैं कि जिस दिन से ये घोषणा हुई है कि भारत विश्व पटल पे नजर आने वाला है, उस दिन से ही लगातार एक एक करके मेहमानों का सिलसिला शुरू है और उसकी हमारी मेगा कवरेज भी जारी है। आप देखिए, हम आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये ऋषि सुनक का है, और वो जब आए तो उनको किस तरीके से रिसीव किया गया, किस तरीके से उनका स्वागत वंदन किया गया, वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं। और तस्वीरें गवाही दे रही हैं। देखिए, हमें और किसी और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है सागर, बल्कि निधा, कि ये तस्वीरें गवाही दे रही है किस तरीके से भारत इस तमाम बड़े और बहुत बड़े आयोजन को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए दिन रात जो एक करके मेहनत जो कर रहे थे तमाम लोग, वो मेहनत अब कहीं ना कहीं से अमली जामा पहनने का वक्त आ गया है। और ये कह सकते हैं कि उस मेहनत का फल भी दिखेगा, क्योंकि 2 दिन 9 तारीख और 10 तारीख ये इतिहास में गवाही देंगे, इतिहास में दर्ज हो जाएंगे, क्योंकि पूरे विश्व की नज़र इस वक्त हिंदुस्तान पे है। और दिल्ली के जो भारत के राजधानी में दिल्ली में जो मंडपम है उस पर तमाम लोगों की निगाहें होंगी, क्योंकि विश्व के सबसे मजबूत संगठन G20 के तमाम वो देश शामिल होंगे जिन्होंने अपनी इबारत गढ़ी है, अपने अपने तरीके से अपनी दुनिया में एक अमिट छाप छोड़ी है। आप सोच सकते हैं कि 253 देशों में 20 देशों का सिलेक्शन होता है, और ख़ास तौर पे ये सबसे मजबूत संगठन माना जाता है। इसमें जिसकी नुमाइंदगी होती है वो वैश्विक तौर पे भी काफ़ी मजबूत होता है। और जो देश जो कमज़ोर होते हैं उनको सपोर्ट कैसे किया जाए, उनकी तमाम चीज़ों को बेहतर कैसे किया जाए, उसकी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ढांचागत नीति भी बनती है। इस बार हिंदुस्तान इसकी मेजबानी कर रहा है, मेहमान नवाजी कर रहा है, और बारी बारी एक एक करके तमाम मेहमान भी आने लगे हैं। और सबसे मजबूत मेहमान जो आने वाले हैं उनका इंतज़ार 6:55 पे होगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति आने वाले हैं। सागर, देखिए बिल्कुल सभी इस समय देशों के राष्ट्रपति पीएम यहां पर पहुंच रहे हैं। 6:55 वो वक्त होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत पहुंचेंगे, उनका भी स्वागत करेंगे जनरल वीके सिंह। फिर कुछ उसी अंदाज में जिस तरह से भारत के पारंपरिक लोक नृत्य को हम देख रहे हैं एयरपोर्ट पर, उनका भी स्वागत किया जाएगा। और कल सुबह 9:30 पर चाय पर चर्चा होगी, फिर लगातार बैठकों का दौर शुरू होगा। हालांकि आज 3 द्विपक्षीय बैठक आज के दिन होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी 3 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, आपसी संबंधों को मजबूत करेंगे, कैसे तालमेल को बेहतर किया जाए। यही नहीं, G20 देशों की जब बैठक यहां पर होगी तो यह भी तय किया जाएगा कि जो अन्य देश हैं, जो कमजोर हैं, कैसे उनकी मदद की जाए, कैसे पूरे विश्व के लोगों को साथ लेकर चला जाए, और अपनी ताकत का जो इस्तेमाल है वो अन्य देशों के साथ भी किया जाए ताकि वो भी बेहतर बने। निदा, बिल्कुल, और लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर सिलसिलेवार से और एकदम मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है वो मेहमानों को क्या है, कौन कौन G20 सम्मेलन में दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो एकदम कार्यक्रम मिनट टू मिनट आपकी टीवी स्क्रीन पर भी चल रहा है, ताकि आप देख पाएं कि आखिर कौन कौन सी वो तमाम हस्तियां हैं, कौन सी वो बड़ी शख्सियत है जो आज भारत पहुंच रही हैं और भारत में आ चुके हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है, हमारे एडिटर आशिफ इस वक्त आशिफ इकबाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिफ, एक चीज हम यहाँ पर समझना चाहेंगे, जिस तरीके से देखिए अमेरिका ने खुले दिल से स्वागत किया है और बाइडेन अति उत्साहित थे, कई ट्वीट्स भी उन्होंने किए, लेकिन अगर रूस और चीन नहीं आ पाता है यहाँ पर, कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। चीन के लिए भारत ने अपना पूरा रुख भी साफ कर दिया कि आप आइए या मत आइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रूस के हमेशा से संबंध बेहतर रहे हैं भारत से, ऐसे में आप वहां के लोगों को ना होना, उनकी गैर मौजूदगी को कैसे देख रहे हैं?
बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए साफ तौर पे जहाँ दोस्ती हो वहाँ पे उसको निभाने के लिए भी तमाम तरह के जतन भी किए जाते हैं। रूस के साथ भारत का बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत मजबूत है, बहुत घनिष्ठ है। इसकी गवाही कई बार विदेशों में भी मिल चुकी है और कई बार ऐसे मुद्दों पर साफ तौर पे ये जाहिर भी हो चुका है। मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो देश शामिल हो रहे हैं जरा उनके भी बारे में समझ लेते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरियन गणतंत्र, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। देखिए ये वो देश हैं जिनको शामिल होना है। देखिए चीन जरूर नहीं आ रहा है, लेकिन चीन की तरफ से ये माना जा रहा है कि राष्ट्रपति नहीं आएंगे, कोई ना कोई वहां से नुमाइंदगी जरूर होगा। रूस की तरफ को लेकर अभी बहुत सारे कंफ्यूजन है, क्योंकि साफ तौर पे माना यह जा रहा है कि रूस में जो हालात हैं इस वक्त, रूस और यूक्रेन के हालात हैं, उसका वो एक बड़ा कारण है जो रूस की तरफ से प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बाकी देश जो है, मैं आपको एक बात और बताऊं निदा, कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जितने G20 अभी तक हुए हैं उसमें भारत सबसे सफलता से ये आयोजन पूर्ण करने वाला देश होगा, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो भारत में आ रहे हैं और भारत में G20 की एक इतिहास बनाने में वो अपना भी योगदान दे रहे हैं। क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि विदेशी धरती पे तमाम जो विदेशी मेहमान है, खासतौर पे उनके लिए ये देश की हमारी धरती जो है वो विदेशी धरती है और यहाँ पे G20 में जितने देश शामिल होने वाले हैं वो इतिहास बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा देश पार्टिसिपेशन जो है वो इस बार भारत में होने जा रहा है। निदा, बिल्कुल आपने सही बात कही और देखिए कहीं ना कहीं भारत का कद जो है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि इतने विदेशी मेहमान आज जब भारत की सरजमी पर पहुंचेंगे तो अपने आप में ये इतिहास में दर्ज वाली बात होगी। सागर, एक चीज और मैं समझना चाहूंगी कि देखिए सब लोग ये कह रहे हैं कि G20 को महाउत्सव के तौर पर इसलिए और बदला गया है ताकि बीजेपी इसे कैश कर पाए आने वाले चुनावों में। क्या वाकई में अगर देश के हित में कोई बात होती है, देश के लिए कोई बात होती है, या फिर जिससे एक पूरे देश का एक मैसेज अलग कंट्रीज में जाता है, वहां पर राजनीति पॉलिटिक्स कितनी सही है? ये तो हम सबका फायदा है क्योंकि जो बात होगी वो भारत की होगी। देखिए बिल्कुल निदा, आपसे कुछ देर पहले हम और आशिफ जी इसी पर बात कर रहे थे कि ये पल जो है देखिए सभी के लिए गर्व का विषय है। बिल्कुल, इस पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टियां अगर यहाँ पर अगर राजनीति करती हैं तो शायद मुझे लगता है कि ये ओछी राजनीति और उनकी ये संकीर्ण ये मानसिकता है। क्योंकि ये पल जो है देखिए जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं, जो तमाम दिग्गज नेता आ रहे हैं अन्य देशों के, वो ये सोच के नहीं आ रहे हैं कि भारत में चुनाव है, उन्हें नहीं पता है। वो ये देख रहे हैं कि आखिर भारत की राजधानी कितनी बेहतर दिख रही है, वो देख रहे हैं कि आखिर भारत देश कितना ताकतवर है। तो केवल एक नरेंद्र मोदी की छाप वहां नहीं छूटेगी। आने वाले समय में कोई भी अगर देश का पीएम बनेगा, कोई नेता अगर बाहर जाएगा तो उसे उसी रूप में देखा जाएगा, उसी मानसिकता से उसके बारे में सोचा जाएगा कि हाँ हम भारत गए थे तो अगर ये व्यक्ति अगर भारत से आया है तो इसकी भी उतनी वैल्यू हमें देनी है जितनी हमें मिली थी। तो देखिए सभी को यहाँ पर सोचना चाहिए बेहतर, जिस तरह से हम और आप सोच रहे हैं और इस बड़ी कवरेज के हम और आप हिस्सेदार हैं, तो इसी तरह से अन्य नेताओं को भी राजनीति से परे होकर इस पल को, इस लम्हे को गर्व से महसूस करना चाहिए और जश्न मनाना चाहिए। आशिफ जी आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए साफ तौर पे कि इस बार अभी जैसा निदा ने जो सवाल किया सागर, उसमें मैं भी जोड़ दूं कि एकदम सही कह रहे हैं आप कि इस बार इस वक्त पॉलिटिकल कोई बयानबाजी, पॉलिटिकल कोई चर्चा परिचर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट को तरजीह भी नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि आज देश की बात हो रही है, देश के एकता अखंडता को और बेहतर करने की बात हो रही है, हिंदुस्तान की इबारत गढ़ने की बात हो रही है। जो देश में इस वक्त जो लोग मौजूद हैं वो फख्र से कह रहे हैं कि हाँ हमने नुमाइंदगी की, हमने इतिहास गढ़ दिया है कि विश्व के सबसे बड़े, सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर गठबंधन जो यूनियन है उसकी मेजबानी हम कर रहे हैं। वो तमाम वो देश आ रहे हैं, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं जिन लोगों ने विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, रशिया हो, सऊदी अरब हो, तुर्की हो। ये ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी मिसाल कायम की है और ये तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इनके राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा हो रहे हैं और वो सब लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं। भारत उसकी मेजबानी कर रहा है, अपने तरीके से मेजबानी कर रहा है। हमने लगातार ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्ट दिखाई है, हमने दिखाया कि पूरे रोड की, पूरे गलियों की साथ सज्जा हुई है। हम पलक पावड़े बिछा के सभी लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। ना इसमें कोई दिल्ली सरकार है, ना इसमें भारत सरकार है, ना कोई एमसीडी सरकार है, ना कोई कांग्रेस पार्टी है, ना बीजेपी पार्टी है, ना कोई अन्य पार्टियां हैं। यहाँ साफ तौर पे इस वक्त सभी एक जगह एक तरीके से हैं, वो है हिंदुस्तान के नागरिक और वो नागरिक
जो इस बार मेजबानी कर रहे हैं G20 की, और तमाम मेहमानों की मेजबानी कर रहे हैं। और इसमें कहीं दो मत नहीं है, कहते हुए बिल्कुल भी कोई गुरेज नहीं है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमिट छाप छोड़ी है, और जिस तरीके से हमने लगातार उनको द बॉस का एक तगमा दिया है, वो तगमा कहीं ना कहीं से उनको जाहिर होता है, और उन पर जो चीज़ें लगी हुई हैं वो साफ तौर पे जाहिर हो रही हैं कि हाँ, विश्व गुरु बनने की तरफ जो नरेंद्र मोदी ने कदम बढ़ाया है वो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि इतने लोगों की मेजबानी कर पाना बहुत ही बड़ा टास्क था ये। लेकिन नेता देखिए, मुझे लगता है कि भारत जब जो भी देश यहाँ पर आ रहे हैं, भारत में जो भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जो भी G20 समिट में आ रहे हैं, पहले जब बातचीत होती थी कई सारी अड़चने आती थी, कई सारे ऐसे मुख्य बिंदु होते थे जो आगे नहीं बढ़ पाते थे। अब शायद वहां पर मजबूती अब मिलेगी। अगर ये सभी देश अगर भारत आ रहे हैं, इनका स्वागत किया जा रहा है, द्विपक्षीय वार्ता होगी, तो इसकी अब दूरगामी रणनीतियां भी भारत अब सेट कर सकता है, जो आने वाले समय में भारत के लिए और उन देशों के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकती है। निदा, बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है ना कि भारत को अब वो मौका मिला है कि जब वो अपनी धरती पर बिठा करके विदेशी मेहमानों के साथ उन तमाम मुद्दों पर चर्चा कर सकता है जिसकी वजह से किसी देश में परेशानी है, जिसकी वजह से अगर कहीं के आर्थिक हालात जो है वो बेहतर नहीं है, किसी वजह से अगर कहीं आतंकवाद का मुद्दा खत्म हो रहा है, तो अगर भारत को अपनी सरजमी से ऐसे मुद्दों को हल करने का मौका मिले तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि भारत का कद जो है वो पूरे विश्व में कितना ऊंचा उठ चुका है। और यही वजह है कि अगर भारत आज तैयार है इतने विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए और अपने यहां पर उनको बुलाने के लिए, तो आप सोचिए जिस वक्त वो एयरपोर्ट से निकलेंगे यहां पर सागर, और एयरपोर्ट से निकलने के बाद जो उनका सफर शुरू होगा, उन मेहमानों का काफिला शुरू होगा, जिन भी रोड से वो गुजरेगा उनका काफिला धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेगा, जहां तक भी जाएगा, वो कहीं पर भी जाए, यहां तक कि अपने जो उनकी ठहरने की व्यवस्था की गई है अलग अलग होटल्स में, वहां पर भी जाएंगे, हर जगह उन्हें भारत की छाप नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि जब इतने ढेर सारे कंट्रीज को समर्थन आपको मिलता है, इतने ढेर सारे कंट्रीज जब आपके साथ खड़े होते हैं, तो आप अपनी बात मजबूती के साथ रख पाते हैं, आप सक्षम हो पाते हैं अपने देश की बात भी उनसे मनवाने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जब हम ऐसे वक्त में मेजबानी कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को लेकर पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन ये बात सबको माननी पड़ेगी कि आज का जो वक्त है, जो ये टाइम है, ये आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि ये एक साथ पल के बिछा करके विदेशी मेहमानों का स्वागत करने का है, क्योंकि हमारी सबकी छवि उनके सामने जो वो आएंगे वो लेकर के जाएंगे। ठीक है, लेकिन आसिफ जी, पूरे विश्व का जो नजरिया भारत को देखने का वो एक दिन में नहीं बदला है। पाकिस्तान की मदद हो, जब वहां पर बाढ़ आए तो उनको मच्छरदानी तक मुहैया करा देना। अब देखिए, रूस और यूक्रेन में जब युद्ध के हालात जो अभी भी लगातार अभी भी युद्ध वहां पर जारी है, यूक्रेन की मदद करना, रूस के राष्ट्रपति से लगातार बातचीत करना कि आखिर कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए, कैसे समाधान यहाँ पर किया जाए। अफगानिस्तान के अंदर जब हालात वहां पर थोड़े बेकार हुए, भारत ने वहां पर भी बातचीत की, वहां पर भी मदद की, तो इसीलिए अन्य देश भी लगातार भारत को उस नजरिए से देखने लगे कि हाँ, भारत वो देश है जो सभी के साथ सामंजस्य बरकरार रख के चलता है और सभी की मदद करता है विपरीत हालातों में। आसिफ जी। बिल्कुल सागर, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं अपनी टीम से कहूंगा, जरा जो हमारे आउटपुट डेस्क की टीम बैठी हुई है, जरा उसको दिखाए ग्राफिक्स के जरिए कि कौन कौन लोग कितने कितने बजे आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, फोकस हमारा उसी पे होना चाहिए। अभी तमाम लोग वही जानना चाहते हैं कि कौन कौन से विदेशी मेहमान आ चुके हैं और कौन कौन से बाकी हैं। मैं जरा टीम से बोलूंगा कि जरा सा वो दिखाएं और ग्राफिक्स के जरिए आप समझाइए कौन कौन अतिथि जो हैं वो कितने कितने बजे यहाँ पहुंच रहे हैं और उनको रिसीव करने के लिए क्या टाइमिंग है। दूसरी तरफ कौन कौन से लोग आ चुके हैं और कौन कौन लोग बाकी हैं, जरा एक्सप्लेन करके बताइए निदा कि कौन लोग अभी आ चुके हैं और कौन लोग बाकी हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझाइए जरा। बिल्कुल, तो ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ चुके हैं। G20 सम्मेलन में कौन कौन कब कब दिल्ली पहुंच रहा है वो आपको हम बता दें। मोहम्मद बिन सलमान की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, इनका समय है दोपहर 4:30 बजे भारत पहुंचने का। इसके अलावा और भी मेहमानों का ऐसी मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है वो सेट किया गया है। आप यहाँ पर देखिए, यू सूक येओन को राष्ट्रपति हैं, ये साउथ कोरिया के, इनका समय शाम 5 बजे भारत ये पहुंच जाएंगे। भारत पहुंचने का समय इनका शाम 5 बजे का है। इसके अलावा अगर आप अब्देल फतेह अल सीसी की बात करें, जो कि राष्ट्रपति हैं मिस्र के, उनका जो वक्त मुकर्रर है वो है 5:45 का, जब वो भारत पहुंचेंगे यहाँ पर। तो तमाम लोगों का स्वागत के लिए अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। और इसके अलावा तमाम और भी लोग सागर इसी तरीके से सिलसिलेवार मिनट टू मिनट आ रहे हैं। चलिए, एक बार ग्राफिक्स को फुल स्क्रीन एक बार दिखा दीजिए कि आखिर G20 सम्मेलन में कौन कौन से लोग दिल्ली कब कब पहुंचेंगे। देखिए, शाम 6:15 पर एंथोनी अल्बनीज, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के,
तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आईटीओ, सुप्रीम कोर्ट, मेंटो रोड, विकास मार्ग, मायनू का टीला और मंडी हाउस की ये तस्वीर, जहां पर किस तरह से देखिए गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, क्योंकि दिल्ली में रूट को डाइवर्ट किया गया है। ट्रैफिक डायवर्जन किस तरह से किया गया है। और यही नहीं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यह भी कहा था कि अगर कोई गूगल मैप पर दिल्ली के बीच के रास्तों से होकर डालने के लिए लोकेशन डालेगा तो उसे बदला हुआ रूट भी दिखाई देगा। और इसीलिए अगर आप घर के बाहर आप निकलें तो आप ये जरूर आप देख लें कि ट्रैफिक पुलिस की गाइडलाइन क्या है। तो देखिए, जापान के पीएम जब भारत पहुंचे उस दौरान की तस्वीर, जब उनका स्वागत किया गया। अलग अलग केंद्रीय मंत्री इसी तरह से स्वागत कर रहे हैं। जो भी विदेशी मेहमान भारत की सरजमी पर इस दिन कदम रख रहा है। तो दिल्ली पूरी स्वागत को तैयार है। ऋषि सुनक की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हो, उस वक्त की तस्वीरें जिस वक्त ये भारत पहुंचे, और इसके अलावा अलग अलग जगह की तस्वीर आपको हमने दिखाई कि कैसे बैरिकेड्स लगा करके, कैसे चेकिंग अभियान के जरिए लोगों को, क्योंकि रूट जो है पूरी तरीके से डाइवर्ट किया गया। अलग अलग जो केंद्रीय मंत्री उनकी ड्यूटी लगाई गई है मेहमानों को रिसीव करने के लिए, और इसके साथ ही आप सब तमाम तस्वीरें देखिए कैसे मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। So this is Yeshi Seli from the New Indian Express. I'd like to know who is representing the African Union for the summit, and is the G20 officially going to be called G21 after the conclusion of the summit? Okay. Siddhant. Hi, sir. I'm Siddhant from WION. My question is, do you think the absence of the Chinese president impacts the summit's proceeding? Is it an attempt by the Chinese to undermine? Do you see it in that way as well? The lady in yellow behind. Samira Hussain with the BBC. I'm wondering if you think that that Ukraine will derail talks and the ability to come up with a joint statement. I'll repeat the question. None of you are pretty audible. Say, will Ukraine derail the talks and the ability to come up with a joint declaration? That's what I heard. Will Ukraine derail the talks? Yeah, I'll take one more question here. Yeah, right here. Nainima, yeah. This is Nainima Basu from AVP Live. Just one question. On the Russia-Ukraine war, will there be a specific discussion on the Black Grain Initiative? Thank you so much. So, can I pass on these 5 questions, perhaps? So let me first say that on the journey of the joint declaration, I would prefer to speak after the summit is over, because the journey has just started. It's not ended. So I think you should have a little bit of patience. We'll give you a complete glimpse of what the journey has been after the summit gets over, because, you know, this is a leaders' summit. I'm only the Sherpa of my leader, who's the Prime Minister of India. So the recommendations of the Sherpas are made to their respective leaders. The leaders have to accept those recommendations and approve them. Once they are approved, then that will get into public domain and we'll be able to talk about it. Some of the other questions also related to the content of the leaders' declaration, and I would request all of you to realize the high nature of confidentiality of the leaders' declaration, because it has to be placed before the leaders and they have to approve it. But after that, we will be very happy to explain, elucidate, and take you into all the details of that leaders' declaration. As far as AU is concerned, let me say that the Prime Minister, who's a great believer in Global South, had written to all the leaders and there has been a very positive response, but formally that will come before the summit. Thirdly, on the Chinese, I would merely like to say that China is a multilateral player.
in multilateral discussions, the issues are very different from bilateral issues, and Chinese discuss issues of growth, development from their perspective. The challenge about any multilateral discussion is that you have to bring consensus across every issue. Every country has a veto power, and therefore we have to bring everybody on board. And I must say that we have been able to work with every single country, and bring them on board, which you will later see. There was an issue about Russia-Ukraine conflict. Let me say that G20 is an economic forum. It discusses issues of growth and development. However,